हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के वेग के प्रकार जान रहे थे। अभिक्रिया वेग के प्रकार तीन प्रकार हमने बताए थे। एक तो पहला प्रकार था औसत वेग, दूसरा तात्क्षणिक वेग और तीसरा प्रारंभिक वेग। औसत वेग हमने जान लिया था कि दो बिंदुओं के मध्य अगर हम सांद्रता परिवर्तन निकालें और उस सांद्रता परिवर्तन में यदि हम समय परिवर्तन का भाग दे दें तो औसत वेग हम निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है अपना तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया वेग का जो मान है क्षण विशेष पर, वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग जैसे हम एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जैसे बाइक से हम जा रहे हैं, तो बाइक से जाने में अब उसमें जो एक स्पीडोमीटर लगा रहता है बाइक में, वो प्रत्येक क्षण आपको बाइक का वेग बता रहा है। कभी वो 40 पर है, कभी 50 पर है, कभी 70 पर है, तो वो आपको कौन सा वेग बता रहा है? तात्क्षणिक वेग। और सपोज हम 2 घंटे तक चले और 2 घंटे में हमने 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली 150 की। ठीक है। तो जब हम 150/2 करेंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आया है औसत वेग, क्योंकि हमने कुल दूरी में परिवर्तन कितना किया है? 150 किलोमीटर। समय में कितना लिया है हमने? 2 घंटा। तो 150/2 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो औसत वेग है। कौन सा वेग है? औसत वेग। लेकिन अगर हम उस दौरान जब हम चले तो हमारा जो वेग है वो किसी क्षण 80 किलोमीटर प्रति घंटा भी हुआ होगा, किसी क्षण हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी हुआ होगा। तो वो क्षण के हिसाब से बदलता है, कभी रेस ज्यादा हुई, कभी कम हुई। तो वो वेग होता है कौन सा? तात्क्षणिक वेग, जो हम क्षण विशेष पर निकालते हैं। क्षण विशेष पर निकाला गया वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब देखो, तात्क्षणिक वेग हम अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कैसे निकाल सकते हैं? उसका एक तरीका है तात्क्षणिक वेग निकालने का। हम सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचे, सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचे, और हमने जैसे ये ग्राफ हमने खींच लिया। ठीक है, ये ग्राफ खींच लिया। अब ध्यान रखना है, तात्क्षणिक वेग हमेशा एक ही बिंदु पर निकाला जाता है, एक बिंदु पर। अब तात्क्षणिक वेग जिस बिंदु पर आपको निकालना है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे। स्पर्श रेखा का मतलब है उस बिंदु को स्पर्श करती हुई एक रेखा हमने खींच ली। जैसे सपोज ये हमने एक रेखा खींच ली, स्पर्श रेखा। ठीक है। जो इस एक्स अक्ष की जो सांद्रता अक्ष है उसको ए पर काट रही है और इसको समय अक्ष को बी पर काट रही है। ठीक है। अब इस रेखा जो स्पर्श रेखा की अगर हम ढाल निकालें, ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल होती है tan थीटा। मैथ में पढ़ी होगी ढाल, किसी रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं? tan थीटा। अगर हमको इस रेखा की ढाल निकालनी है tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगी? OA/OB। ये रेखा की ढाल हो गई। हालांकि वही चीज आई है, सांद्रता। ये OA क्या है? सांद्रता है, और OB क्या है? समय। वही सांद्रता में समय का भाग दिया हमने, लेकिन उसको इनडायरेक्ट रूप से निकाल लिया हमने, स्पर्श रेखा की ढाल के रूप में, प्रवणता के रूप में हमने निकाला है। तो यहाँ हम ये चीज सीखे कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तात्क्षणिक वेग का मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्षण विशेष पर, बिंदु विशेष पर जो अभिक्रिया वेग का जो मान है वो उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और तात्क्षणिक वेग का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचें, उस ग्राफ पर जिस बिंदु पर हमको अभिक्रिया वेग निकालना है, उस बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचें और उस स्पर्श रेखा की अगर हम ढाल निकालें, तो उस बिंदु पर वो तात्क्षणिक वेग होगा। कौन सा वेग होगा? तात्क्षणिक वेग। ठीक है। जैसे यहाँ पर होता क्या है, जैसे हमने औसत वेग निकाला था, औसत वेग बराबर
प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी। प्लस किसके लिए आया है? उत्पादों के लिए। माइनस किसके लिए आया है? अभिकारकों के लिए। अगर हम ऐसा कर दें, इस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब है डेल्टा टी इतना सूक्ष्म है कि वो जीरो की ओर अग्रसर है। डेल्टा टी इतना सूक्ष्म है कि वो जीरो की ओर अग्रसर है, यानी बहुत कम मान है डेल्टा टी का। तो उस स्थिति में हम इन दोनों अलग अलग बिंदुओं को हम एक बिंदु मान सकते हैं, और यहाँ पर जो समय परिवर्तन है वो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, dt हो जाएगा dt, और जो सांद्रता परिवर्तन भी सूक्ष्म होगा, क्योंकि जब समय परिवर्तन अति सूक्ष्म है तो सांद्रता परिवर्तन भी अति सूक्ष्म होगा। तो ये हो जाएगा dc अपॉन dt, प्लस माइनस आएगा ये। तो ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करेंगे आप dc अपॉन dt अवकलन के रूप में, और औसत वेग को आप प्रदर्शित करेंगे डेल्टा c अपॉन डेल्टा t के रूप में। ठीक है, तो ये दो प्रकार के वेग हो गए, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। औसत वेग हम दो बिंदुओं के मध्य निकालेंगे, और ताक्षणिक वेग एक सिंगल बिंदु पर निकाला जाता है। तब तीसरा होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग भी एक प्रकार का ताक्षणिक वेग है। जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, यानी कि t बराबर 0 पर जो अभिक्रिया का वेग है वो ताक्षणिक वेग है, सॉरी वो प्रारंभिक वेग है, एक प्रकार का ताक्षणिक ही, क्योंकि एक ही बिंदु पर निकाला जा रहा है, किसी बिंदु विशेष पर निकाला जाता है, लेकिन वो बिंदु कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु है, तो उसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। इसका भी मान निकाला जा सकता है, जैसे कि प्रारंभिक बिंदु ये है, इस बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचें तो उससे प्रारंभिक वेग का मान निकाला जा सकता है। तो अभिक्रिया वेग कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। ठीक है, समझ गए? औसत वेग मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, इसका जो अनुपात है सांद्रता परिवर्तन और समय परिवर्तन का दो बिंदुओं के मध्य, वो औसत वेग कहलाएगा। और ताक्षणिक वेग किसी बिंदु विशेष पर, क्षण विशेष पर जो अभिक्रिया वेग है वो उसका ताक्षणिक वेग कहलाएगा। ठीक है, और ताक्षणिक वेग को अवकलन के रूप में हम dc अपॉन dt कहते हैं। डेल्टा t टेंड्स टू जीरो का मतलब है समय परिवर्तन इतना अति सूक्ष्म है कि वो जीरो की ओर अग्रसर है। जीरो है नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन जीरो की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत कम है। तो जो समय परिवर्तन है उसको अति सूक्ष्म dt माना जा सकता है। तो सांद्रता परिवर्तन है वो भी अति सूक्ष्म माना जाएगा dc। तो ताक्षणिक वेग क्या हो गया? dc अपॉन dt। प्लस माइनस, प्लस यूज करेंगे हम उत्पादों के लिए और माइनस यूज करेंगे अभिकारक। ये हमने बात की वेग के प्रकार। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हम अभिक्रिया वेग को अलग अलग अभिकारकों और उत्पादों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अलग अलग मतलब हम अभिक्रिया वेग किसी भी अभिकारक से या किसी भी उत्पाद से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो जब कोई अभिक्रिया स्टार्ट होती है, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। तो देखो जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी, अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे, तो सांद्रता में परिवर्तन अभिकारकों में भी होगा और उत्पादों में भी होगा। ठीक है, दोनों में होगा परिवर्तन। तो हम किसी से भी अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इससे अभिक्रिया वेग निकालें a में परिवर्तन से, तो क्या हो जाएगा? दोनों निकाल सकते हैं, ताक्षणिक या औसत, जैसे डेल्टा a अपॉन डेल्टा t। अब देखिए ये चूंकि अभिकारक है इसलिए इसके लिए आएगा माइनस। ठीक है, ऐसे ही हम b में सांद्रता परिवर्तन के लिए निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, इसके लिए भी माइनस आएगा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये चूंकि इनके आगे कोई भी रस समीकरण मिति गुणांक नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब एक एक है इसके सामने। तो इन दोनों यानी कि इसमें जो जितनी कमी आएगी इसमें भी उतनी ही कमी है, क्योंकि दोनों के रस समीकरण मिति जो गुणांक है वो क्या है? सेम है। अब आगे ऐसे ही हम निकाल सकते हैं किसके लिए? C। अब देखो इन दोनों में तो कमी आ रही है समय के साथ साथ, क्योंकि जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी, A अभिकारक है तो A की सांद्रता कम होगी, लेकिन उतनी कम होगी जितनी B की सांद्रता कम हो रही है, क्योंकि दोनों 1:1 में क्रिया कर रहे हैं।
ए और बी 1:1 में क्रिया कर रहे हैं क्योंकि इनके रस समीकरण वृत्ति गुणांक 1:1 है। तो जितनी समय के साथ साथ इसमें कमी आएगी उसी समय में इसमें भी इतनी कमी आएगी, लेकिन दोनों बराबर होंगे। अब देखो ऐसे ही प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया अभिक्रिया वेग। तो हम अभिक्रिया वेग को किसी भी अभिकारक या किसी भी उत्पाद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि इनके समीकरण वृत्ति गुणांक बराबर नहीं होते, जैसे उदाहरण से हम समझते हैं कि अभिक्रिया मैं ले रहा हूं यहाँ N2 + 3H2 = 2NH3, ये अभिक्रिया है। इनके रस समीकरण वृत्ति गुणांक हैं 1:3:2, मतलब इसका 1 मोल इसके 3 मोलों से क्रिया करके इसके 2 मोल बनेगा, ये इनका अनुपात है। ठीक है, अर्थात जब तक इसका 1 मोल समाप्त होगा इसके 3 मोल समाप्त हो जाएंगे। अर्थात इसकी जो विलोपन की दर है, यानी कि इसकी जो समाप्त होने की दर है, विलुप्त होने की दर है, वो इससे ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि इसके 3 मोल है, इसके 1 मोल। ठीक है, और इसके कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। इसके कितने मोल बन रहे हैं? 2। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग अभिकारकों के रूप में अगर इसको व्यक्त करें उत्पाद के रूप में, तो देखो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा? डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा K। ठीक है, अब ऐसे ही डेल्टा H2 बटे डेल्टा K, क्या ये बराबर होगा आपस में? नहीं होगा बराबर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी जो क्रिया करने की जो दर है वो 1:3 में है, क्योंकि इनके रस समीकरण वृत्ति गुणांक क्या है? 1:3। तो इन दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते। ये बराबर कब हो जाएगा? अगर हम सोचें कि ये कैसे बराबर हो जाएगा, कि अगर मैं इसके रस समीकरण वृत्ति गुणांक का भाग दे दूं, यहां कर दूं -1/3, ठीक है, 3, तब ये आपस में बराबर हो गए। नहीं हो गए कि देखो इसकी विलुप्त होने की दर है H2 की, वो 3 गुनी ज्यादा है। अगर मैं उसमें 3 का भाग दे दूं तो बराबर हो जाएगी नहीं? तो इसमें हमने 3 का भाग दे दिया। ठीक है, ये हो गए इसके अब अभिक्रिया वेग हो गया। ऐसे ही अगर हम यहां करें NH3, ठीक है, इसमें 1/2 का अगर हम भाग देते हैं, 1/2 लगा दें इसमें, तब ये दोनों बराबर। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमको रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए रस समीकरण वृत्ति गुणांकों का भाग देना पड़ेगा। अभिक्रिया वेग बराबर, अब यहां देखो रस समीकरण वृत्ति गुणांक 1 है, तो 1 का भाग 2 मत दो, वही होगा। यहां हमने भाग नहीं दिया। यहां रस समीकरण वृत्ति गुणांक कितना है? 3। यहां रस समीकरण वृत्ति गुणांक कितना है? 2। अब ये आपस में भी बराबर हो गए। ये अभिक्रिया वेग को भी प्रदर्शित कर रहे हैं तीनों, और आपस में बराबर भी है। आप N2 से भी अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं, N2 की सांद्रता परिवर्तन से भी, आप H2 की सांद्रता परिवर्तन से भी अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं, आप NH3 की सांद्रता परिवर्तन से भी अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि आपको अभिक्रिया वेग निकालना है तो रस समीकरण वृत्ति गुणांकों का भाग देना पड़ेगा। मतलब आप दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि 1 मोल के लिए हमको अभिक्रिया वेग निकालना है। ठीक है, अपनी समझने के लिए अभिक्रिया वेग निकालने के लिए आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जितनी मोलों की संख्या है उसका भाग दे देंगे तो 1 मोल के लिए। जैसे इसके 3 मोल है, 3 मोल है ना, 1:3 में क्रिया कर रहे हैं, 3 मोल है इसके, तो 3 का भाग दे देंगे तो 1 मोल आ जाएगा। यानी कि अभिक्रिया वेग आपको 1 मोल के लिए निकालना है, अर्थात रस समीकरण वृत्ति गुणांकों का क्या देना है? भाग। ठीक है, तो ये संबंध हो गया अभिक्रिया वेग और रस समीकरण वृत्ति गुणांकों में। अगर रस समीकरण वृत्ति गुणांक 1 है तो उसका भाग 2 मत। ठीक है, तो उसके बाद हम अगले